आज यहाँ एक सीट कम है, हैं? यहाँ का बंदा गायब है, कहाँ गया? कहाँ गया? चलो ओपन करो। कल क्या पढ़ा रहे थे? लास्ट नंबर क्या पढ़ाया था? हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर था, हाँ? मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। लाइन स्पेक्ट्रम था क्या, जहाँ पर रदरफोर्ड फेल हुए थे टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के लिए क्या भाई मैंने बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स लोअर टू हायर एनर्जी लेवल देन इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन। बताया था ना, ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है इन फॉर्म ऑफ वेव रेडिएशन, ठीक है, या फिर लाइट। अब वो जो वेव जब एब्जॉर्ब करता है तो वेव डिसअपियर हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाएंगी। जब डिसअपियर हो जाएंगी तो स्पेक्ट्रम बन करके आएगा, तो उसमें जो जितनी वेव्स होनी चाहिए वो वेव्स उसमें से कुछ क्या रहेंगी, डिसअपियर रहेंगी। तो इसको एक नाम दिया, क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। ये नील्स बोर ने प्रूव किया था लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे कुछ जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर तो वो जैसे कुछ रेस को एब्जॉर्ब करेगा, फॉर एग्जांपल ब्लू रेज या फिर रेड रेस को अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया तो स्पेक्ट्रम में हमको ब्लू या फिर रेड रेस नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो वहां से जो स्पेक्ट्रम बन करके आया, जो बंडल बन करके आया, उसी को हम लोग लाइन बोलेंगे। अगर ऑल रेज हमको दिखेंगी तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, पर कॉन्टिन्यूअस है नहीं। ठीक, तो उसके बाद में मैंने आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला, एक एक्सप्रेशन बताई थी स्पेक्ट्रम के लिए। वो क्या था आपका, वो था डेल ई इज इक्वल टू कमी, तुम्हारी कमी थी बेटा। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल ई इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यह था ना। यहाँ पर 13.6 भी था, यहाँ पर क्या था बेटा, 13.6 जेड स्क्वायर। एक तो ये एक्सप्रेशन मैंने बताई थी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर कभी क्वेश्चन में एनर्जी गिवन हो। और नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ 1/लैम्डा, 1/लैम्डा कर देंगे तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और मैंने बताया फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर Z लिखने की जरूरत नहीं है, Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यह मैंने बताया। तो एक भी एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रखनी, ठीक है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना कि अलग अलग एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब है कहाँ से, प्रूव कहाँ से की, वो चीज आपको सोचनी है, आपको हमेशा याद रहेगा। रट्टा मारोगे भूल जाओगे। तो यहाँ से देखो, ये आने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या, डेली की वैल्यू पुट कर दो, 80/लैम्डा पुट कर दो, आप देख लोगे 1/लैम्डा आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने आपको जो ये लिखा है 1/लैम्डा, ये आपकी मेन एक्सप्रेशन है, इसको हमेशा याद रखना। 1/लैम्डा इज इक्वल टू, सेकेंड वाली 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, सेकेंड वाली याद रखना, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये ठीक है, Z यहाँ पर गिवन इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन एटम ही हो।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिथियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है। अगर कुछ भी होगा तो हम लोग Z यूज करेंगे। ठीक, अगर हाइड्रोजन होगा तो हम पुट कर देंगे वहां पर डायरेक्ट। हम लोग ये चीज याद रखें, क्योंकि जितनी भी स्टडी है हमारी हाइड्रोजन के लिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ से हाइड्रोजन के लिए। बट यहाँ पर कुछ टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, वेव लेंथ होती है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन। इसके बाद में मैंने आपको बताया आर क्या होगा, तो आर आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है ये आपका। और रेडबर्ग कांस्टेंट की कुछ वैल्यू मैंने बताई थी 1.09, सभी को याद होनी चाहिए, 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इसके बाद में मैंने बताया आपको N1, तो ये क्या होती है, N1 आपकी हो जाएगी लोअर ऑर्बिट या लोअर सेल, लोअर ऑर्बिट हो जाएगी। और N2 क्या हो जाएगी आपकी, हायर ऑर्बिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लोअर थी, ये हायर थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप किया, ये आपका N1, ये आपका N2, ये हायर हो गई, ये लोअर हो गई, तो ये हो गई आपकी लोअर एंड ये हायर ऑर्बिट। तो ये कुछ टर्म है जो हमको पता होने चाहिए, तभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस हो रही थी, किस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी, तो मैंने बोला था जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर टू हायर एनर्जी लेवल एंड आफ्टर स्टेइंग एट 10⁸ सेकेंड देन इट विल रिटर्न बैक टू हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, विथ एमिशन ऑफ सम रेडिएशन, दिस रेडिएशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। उस रेडिएशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज की बात कर लें, मतलब उन वेव्स की बात कर लें आप लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन्हीं फार्मूले पर। आ जाओ, फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर उसके बाद में हम लोग फिर से आएंगे इसी के ऊपर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन are the wave which produced by an electric charge particle। लिखते रहो an electric charge particle which possess electric and magnetic field, which possess electric and magnetic field perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other and electromagnetic radiation,
मैग्नेटिक वेव लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव does not require any medium but it can travel in medium. ओके तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि फिजिक्स में ये चैप्टर दोबारा से पढ़ने वाले हो बहुत डिटेल में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर द वेव्स, ये वेव है और वेव का मोशन जानते ही हो, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मोशन विच प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल है तो उसने क्या प्रोड्यूस की? वेव प्रोड्यूस की। तो जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वेव प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर एक लाइन लिख लो, विच प्रोड्यूस बाय एक्सिलरेटेड, यहां पर लिख लो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, ये छूट गया है, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच वेव्स आर पॉसेस, यस, विच वेव्स पॉसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन वेव्स में दोनों फील्ड दिखेंगी क्योंकि इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक, ठीक है। इसमें दोनों फील्ड नजर आएंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों कैसी होंगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी ऐसे, ठीक है। और ऐसे 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 प्रोपोगेट करते रहेंगे। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ जाएंगे मीडियम के साथ में। तो ये हमारी वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम, अगर इसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा तब भी ये ट्रेवल करेगी, ठीक है। बट अगर मीडियम भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ट्रेवल कर ही सकती है, ठीक है। अगर मीडियम पार्टिकल वगैरह या फिर कुछ इसको मीडियम नहीं, मान लो पाइप मिल गया तो पाइप में तो ट्रेवल कर ही सकती है। बट अगर पाइप नहीं है तब भी ट्रेवल कर सकती है, ओके। तो जरूरत नहीं है इसको मीडियम की। और ये आपको डिफिनेशन भी नहीं याद रखनी है, जो मैंने सब लिखा है, सब फिजिक्स में याद रखना है। ये डायग्राम दिमाग में रखना है। अब ये जो वेव्स है, ये वेव्स कुछ ऐसे ट्रेवल करती है। फिजिक्स तो पढ़े ही होगे ना, तो फिजिक्स में वेव्स तो पढ़े होगे, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वगैरह, कैसे ही आ गए बेटा, हाँ। तो ये क्या है? वेव है। ये आपकी वेव क्या है? वेव आपकी ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो डाउन आपको दिखता है पोर्शन इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, अंदर गहराई में, ठीक है। ये एलिवेटेड पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, इसको ट्रफ बोलते हैं। अब अगर ये जो हमारा ये क्या, ये भी क्रस्ट है, ये वाला भी ट्रफ है, ये भी हमारा ट्रफ है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं लैम्डा। ये हमारा होता है लैम्डा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, ट्रफ बोलो या फिर क्रस्ट बोलो, ये क्या होंगी? इसको, इसी डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस दिख रही है एलिवेटेड या फिर ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, कि वेव की इंटेंसिटी क्या है ना। जब हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब कितनी वो इंटेंसिटी से वेव प्रोड्यूस हो रही है,
ये इसकी ये भी एक डिस्टेंस होती है। और ये क्या है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है ये वेलोसिटी है इसकी, इस वेलोसिटी से ये वेव्स आपकी आगे बढ़ रही है, ठीक है, दिस वेलोसिटी। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ, प्रोपोगेशन मतलब प्रोपोगेट करना, आगे बढ़ना। यहाँ पर कुछ हम लोग जनरल टर्म की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इस वेव्स के लिए। तो पहला जो जनरल टर्म है वो है वेवलेंथ। तो इसमें क्या होगी, फर्स्ट हेडिंग होगी वेवलेंथ। तो लिखो वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। Wavelength denoted by lambda it is the minimum distance between two consecutive crust or trough, ठीक है। टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वर्ड होगा, मिनिमम याद रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो वो हमारी वेवलेंथ होती है। और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा तो हो गया है। इसकी यूनिट की अगर बात करें, इट इज मेजर्ड इन, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज मेजर्ड इन, इसको हम लोग मेजर्ड करते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम TROM, और नैनोमीटर, नैनोमीटर। और वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। क्योंकि वेव है बहुत स्मॉल होगी, इलेक्ट्रॉन जो कि दिखता नहीं है, तो उसके लिए ये सब किस में हम लोग मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हम लोगों का एम्पलीट्यूड। बन गया ना, इसको रब करने जाते हैं। एम्पलीट्यूड लिखो, क्या होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी एक डिस्टेंस है, जैसे वो आपकी डिस्टेंस थी एम्पलीट्यूड, इसीलिए तो उसको मीटर में चेंज किया। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बोलो, मीटर होती है ना, डिस्टेंस मीटर, एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है। बस यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम, इट इज, वहां मिनिमम था, अगर मिनिमम होगा समझना वेवलेंथ, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस as height of crust, height of crust or depth of trough। ओके, क्रस्ट की हाइट की बात करेंगे या फिर उसकी डेप्थ की बात करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। और ये क्या आपको मेजर करती है, ये मेजर करती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बारे में बताती है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होती है, जैसे उसकी मीटर थी। एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में चेंज कर लिए थे, तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वो होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी भी आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, ये आपकी वेव जो है प्रोड्यूस हो रही है, ये आपकी वेव्स है। अब 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 वेव की अगर बात करेंगे तो 1 साइकिल कब कंप्लीट होगी? एक ये आपकी होगी हाफ साइकिल, ये वाली हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल हो गई ना? ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 साइकिल, ये 1 साइकिल होगी। अब 1 सेकेंड में कितनी साइकिल बनाएगी वेव? ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल भी बोल सकते हो, वेव्स बोले फिर साइकिल बोलो। नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, या पर सेकेंड भी लिखा रहता है, पर मतलब वही होता है। 1 सेकेंड is known as frequency of the wave, is known as frequency of the wave, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें, यूनिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें, कहाँ था बेटा इतने दिनों से? यू, हाँ यू, तुम ही तो एब्सेंट थे, पहचानते सबको हैं। तो यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट की? तो आप देख रहे हो यूनिट जो मैंने बोली है पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स आर साइकिल पर सेकेंड। तो कहीं कहीं लिखा रहता है साइकिल पर सेकेंड, एक यूनिट हो गई साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड लिखा रहेगा तो समझ जाना वो फ्रीक्वेंसी है, यानी इसको शॉर्ट में बोले सीपीएस, सीपीएस भी बोलते हैं। समझे? सीपीएस मीन साइकिल पर सेकेंड। एक और इसकी यूनिट में लिख देता हूं, इसकी एक और यूनिट होती है पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स, पर मतलब डिवाइड में आएगा ना, तो एक यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज भी बोलते हैं। हर्ट्ज पढ़े हो? हर्ट्ज एक यूनिट इसकी क्या होती है? हर्ट्ज भी होती है। यूनिट याद रखो, सभी सब एक चीज है। ठीक है, साइकिल पर सेकंड बोलो या सेकंड इनवर्स बोलो या फिर हर्ट्ज बोलो, वो सब फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने देख लिया भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड। मतलब यहाँ से अगर आप छोटा सा फार्मूला देखें तो एफ फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में इसको न्यू से डिनोट कर रहे हैं, न्यू से फ्रीक्वेंसी को, न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड 1/t। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने वाला टर्म नंबर 4, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 सेकेंड, ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी। किसी को वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं वेव लिखा रहता है, क्योंकि वेव की बात हो रही तो वेव वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी की यूनिट आप लोग जानते ही हो, इसकी यूनिट तो बहुत इजी है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी यूनिट। ओके, इसके बाद में हम लोग देखेंगे भाई एक लास्ट टर्म जो इसमें यूज होता है वो है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को हम लोग
न्यू के ऊपर बार लगा देना, इससे डिनोट करते हैं। न्यू के ऊपर बार। तो वेव नंबर क्या होता है? इट इज द वेव लेंथ पर मिनट। लिख लो, इट इज द वेव लेंथ पर मिनट। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द वेव लेंथ पर मिनट। या मैं लिख दूं, इट इज द wavelength per minute। और या भी इसमें दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ is known as वेव नंबर। उसी को वेव नंबर बोलते हैं। ओके, तो यानी न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसकी होती थी यूनिट मीटर, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगी मीटर इनवर्स। इसलिए इसकी यूनिट होती मीटर इनवर्स। सही होगी है, समझ में आई बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, जो कि बिल्कुल बेसिक थी। ठीक है, कुछ टर्म को रिलेट कराने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो याद रखना भाई, वेवलेंथ क्या होती है? जो दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। यूनिट क्या होती है वो याद रखना। वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में। सेकंड मैंने आपको बताया, ठीक है, एम्पलीट्यूड एलिवेटेड पॉइंट होता है या फिर डेप्थ वाला पॉइंट होता है। जो एलिवेटेड पॉइंट की डिस्टेंस होती है, डेप्थ की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के लिए भी मैंने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, क्योंकि वो भी एक डिस्टेंस है। बट अगर कभी मैक्सिमम डिस्टेंस बोलेगा तो एम्पलीट्यूड आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपने देखा कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, वो आपकी क्या होती है? वेलोसिटी हो जाती है। सिंपल है। वेव नंबर की बार बार बात आएगी, फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी इसमें, इस टॉपिक में। तो ये कुछ वेव की प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग फिर से जंप करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर। पढ़ लें, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टाइम होगा तो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लास्ट टर्म पर मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल दिया था आप लोगों से। यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब तक जितना भी आप पढ़े उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो पढ़े वहां से जेई बात नहीं करता है। जेई जो बात करता है यहाँ से करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप किया लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में तो वापस आएगा। तो वापस जब ये आएगा तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। जब कुछ रेडिएशन इमिट करेगा व्हेन, ठीक है, इट जम्प्स हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो रेडिएशन ऐसे दिखने लगी जैसे बंडल के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में एक बंडल दिखने लगा। ये रेडिएशनों का एक बंडल बन रहा है, एक अलग अलग बंडल बन रहा है, एक अलग अलग बंडल बन रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया। बंडल समझ में आया? बंडल और बंडल देखते हैं। कुछ ऐसी थी हमारी ऑर्बिट, समझ लेना, उसके बाद में कुछ करना। देखो ये सब ऑर्बिट है, यही चीज है, ऑर्बिट ही है। ठीक है, अब ऑर्बिट को मैंने इस फॉर्म में दिखाया, ये सब अलग अलग ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट की जो सेल है फर्स्ट इनर वाली n इज इक्वल टू 1, ये आपकी n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और बहुत सी हो सकती है। n इज इक्वल टू 5। हाँ लाइट तो सही हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब आ रही हम लोग बात कर रहे थे बेटा, अब देखो यहाँ स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। तो आपकी डिफरेंट सेल हो गए। अब क्या हुआ, जो आपकी रेडिएशन हायर टू लोअर एनर्जी पर आ रही थी, अगर वो रेडिएशन क्या है फर्स्ट सेल पर इंसिडेंट हो रही, फर्स्ट सेल पर, ठीक है, हायर से मान लो वो सेकंड से फर्स्ट पर आ रही है, या फिर वो थर्ड से फर्स्ट पर आपकी रेडिएशन आ रही है, या फिर वो 4 से आ रही है, कहीं से भी हो सकती है, या फिर वो 5 से हो सकती है, ठीक है। या मैं एक और यहाँ लिख दूँ, इनफाइनाइट लिख दूँ, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से हो रही है आपकी, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। तो अगर क्या है, आप जो रेडिएशन सेकंड तो फर्स्ट पर आ रही थी, तो इसको नाम दिया गया, इसको बोला गया, इस रेडिएशन को या फिर इस वेव को हम लोग बोलेंगे लाइमन, लाइमन वेव बोलेंगे, लाइमन वेव। बट जो कि ये देख रहे हो नंबर ऑफ वेव्स आपकी क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, बंडल एक बन रहा है 1 2 3 4 5, एक नंबर ऑफ वेव्स आपकी आ रही है, फर्स्ट पर ही आ रही है सभी, कहीं से भी आ रही है, कहां पर आ रही है वो, फर्स्ट पर भी आ रही है, ठीक है। तो इन वेव्स को बोल दिया गया लाइमन सीरीज, सीरीज एक सीरीज के फॉर्म में जो वेव आपको दिखी, इसको बोल दिया गया लाइमन सीरीज। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज आपकी क्या होती है, लाइमन सीरीज याद रखना कि आपकी वेव जो है वो फर्स्ट पर आनी चाहिए, कहीं से भी, कहीं से भी अगर फर्स्ट पर आएगी तो वहां पर एक सीरीज बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी, मींस यहाँ पर जो हमारी n1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, देखो n2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, कहीं से भी आ सकती है, लेकिन n1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पर आएगी। तो n2 की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, डॉट 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 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज। अब इसके लिए क्या है, हम लोग देखते हैं वेवलेंथ जरा कैलकुलेट करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फार्मूला तो पता ही हम लोगों को, फार्मूला क्या होता है, तो वो पुराना वाला फार्मूला एक बार फिर से लिखो। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1/λ r 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/n2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर आपकी वेव्स n2 से n1 पर है, ठीक है, अगर आपकी वेव्स है ए n इज इक्वल टू n2 से, वो वेव्स आपकी कहाँ पर आ रही है, n इज इक्वल टू n1 पर आ रही है वो वाली वेव्स। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 1/λ, तो 1/λ आपको क्या हो जाएगा r, n1 की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस n2 की वैल्यू क्या है आपकी, बोलो 1/4। अब ये देखो 4 1 से 4, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/r लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 3/4r, हो गया 3/4r। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, डिवाइड में r आ जाएगा, हाँ डिवाइड में r आ जाएगा आपका। अब देखो मैं एक चीज आपको याद कराता हूँ, इसे दिमाग में हमेशा याद रखो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब ट्रिक है। 1/λ की वैल्यू याद रखो 9/111 एंगस्ट्रॉम, 1/r की वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी 9/111 एंगस्ट्रॉम। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट करते हैं r के प्लेस में, देखो 1/r लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ लैम्डा की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे 4/3 9/11, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा और हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम इसको
लिख देते हैं 9 1 12, ये लिख देते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये क्या हो जाएगा 3 3 से करो, 3 3 सा, और ये क्या हो गया बेटा, ये 3 4 सा हो गया। मल्टीप्लाई कर दो इसको जरा, मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 16 0 1, ये क्या हो जाएगा 12, क्या आया 12 16 एंगस्ट्रॉम। मीन्स जो वेव हमारी, ठीक है, जो वेव हमारी N2 से N1 पर आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या हमको दिख रही है 12 16 एंगस्ट्रॉम। अक्रॉस 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 क्या दिख रही है 12 16 एंगस्ट्रॉम। पूछा जाता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएंगे अभी, देखना सब क्वेश्चन बन जाएंगे आप, और आपने अभी समझ लिया तो आप डायरेक्ट टिक करोगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा ये चीज समझ में आई। मैंने क्या किया, दिमाग में याद रखना 1/r, 1/r याद रखना दिमाग में। 1/r क्या हम लोग याद रखेंगे 9 1 1 11 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ये इतना होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने 9 1 12 किस लिए किया, अपनी कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा कट जाए कैंसिल हो जाए इस वजह से, ठीक, वो तो हमारे ऊपर है, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्रॉस क्रॉस ये वैल्यू आपको मिलती है। अब मान लो उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि इन लाइमन सीरीज, ठीक है, इफ वेव, ठीक है, आपकी जंप कर रही है n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 to n इज इक्वल टू 1 जंप कर रही है, तो उसको जल्दी से लिखो तो बताएं, नोट करो। चलो लिख लिया। अब अगर मान लो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, अगर आपकी वेव n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पर आ रही है तब क्या होगा, तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर लिख दो 3, अब 3 से 1 पर आ रही है 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 1 9 8, ये क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा ना, 8/9 हो जाएगा। 1/λ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 9/8 9/8 1/r। अब वैल्यू पुट कर दो वैसे ही जैसे मैंने पुट की थी अभी, तो क्या हो जाएगा 9/8 1/r, क्या करें फिर से लिख लेते हैं 1/12, जब उसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 8, तो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 8 1 सा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1, ये 3 हो जाएगा, तो 8 4, ऐसे आएगा 114। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो देखो, तो ये हो गया 36, ये हो गया 9 1 9 एंड 3, क्या हो गया
12, ये क्या हो गया 9 1 जा 9 and 1 10, कितना आया, ठीक लिखा है 1026 एंगस्ट्रॉम। तो देखो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई बेटा, इसकी वेवलेंथ हो गई 1026 एंगस्ट्रॉम। मीन्स अगर हमारी जो वेव है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई है, तो जो वेव अगर n = 3 से n = 1 पर आएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1026। यानी देख रहे हो आप उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ उसकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर जाएंगे तो और डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यानी वेवलेंथ आप देख रहे हो क्या हो रही है, यहाँ 1216 था, यहाँ 1026 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी और हम लोग बात कर लेते हैं, लिख लिया ये सब, लिख लिया, आगे बात करेंगे, नोट करते रहो और समझते भी रहो। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं n = मान लो इनफाइनाइट से आ रही है, सभी के लिए निकालने से क्या फायदा, ठीक है, 2 मैंने बता दिया, बाकी 4 के लिए 5 के लिए वेवलेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं n = इनफाइनाइट। मान लो कि इनफाइनाइट से हमारी 1 पर आ रही है, 1 पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइमन की बात कर रहे हैं, लाइमन पर 1 पर आना ही आना है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन। तो जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो, ये बचेगा लैम्डा, लैम्डा = 1/r होगा, लैम्डा = 1/r, 1/r की वैल्यू लिखी हुई है, क्या है 911 एंगस्ट्रॉम। ये देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई। यानी जब वो इनफाइनाइट से हमारी वेव अगर आ रही है तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 911 एंगस्ट्रॉम। देखो डिक्रीज होकर के क्या हो गई 911 एंगस्ट्रॉम हो गई, ठीक है, और कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो क्वेश्चन पूछता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। तो आपने देखा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब इनफाइनाइट से लाइमन बोला तो फर्स्ट पर आएगी। अगर वो इसके बाद में कुछ और भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो बोलेगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या मैंने बताया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो आपका n2 की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट, n1 की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, और यहाँ पर जो वेवलेंथ आपने देखी मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, वो क्या है 911 एंगस्ट्रॉम, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अभी आप देख रहे हो कौन सी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आपको मिल रही है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेटा कब आपको मिल रही है, जब आप देख रहे हो कि n2 की वैल्यू 2, यानी 2 से जब वो 1 में जंप कर रहा है, जब 2 से 1 में जंप कर रहा है तो आपको क्या मिल रही है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल रही। उसकी वैल्यू क्या मैंने लिखी हुई है 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1216 एंगस्ट्रॉम। अब देखो अच्छा यहाँ इसके बीच में देखो 1 to 16 से जो हमको नेक्स्ट वेवलेंथ मिली वो मिली 1026, यानी इसके बीच की कुछ वेवलेंथ क्या है, गायब है, नहीं है ना, ठीक है, यानी बीच की कुछ लेंथ क्या है गायब, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यानी बीच की कुछ वेवलेंथ जो है वो क्या हो गई, डिस्पेयर हो गई, वो नहीं दिखती हैं, ठीक है, जबकि दिखनी चाहिए, इसके बाद में दिखनी चाहिए, ठीक है, इससे कम वाली होनी चाहिए, 15 वाली होनी चाहिए, 1215 1216, लेकिन वो सब डिस्पेयर है। इसके बाद में डायरेक्ट कौन सी हमको मिल गई, ये वाली मिली, वो सब गायब हो गई, ठीक है। तो वही होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, तो वही लाइन स्पेक्ट्रम इससे हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये हमारी हो गई लाइमन सीरीज, याद रखना लाइमन के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपको बनता है, एक बनता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, तो आपका डायरेक्ट पूछेगा। दूसरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए किसके लिए पूछ रहा है, लाइमन पूछ रहा है तो 1 पर आएगा, अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। क्लियर हुआ ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में थोड़ा और बात करते हैं। नेक्स्ट लिख लिया था आप लोगों ने, अगर आपकी वेव n1 पर ना आकर के n2 पर आ जाए, मान लो वेव आपकी n3 से क्या हो रही है, n2 पर आपकी वेव जंप कर रही है, n3 से n2 पर,
तो जब एंट्री से N2 पर जब जंप करती है तो इसको भी हम लोग एक नेम देते हैं, जिसको बोलते हैं बामर सीरीज। इसी को बोलते हैं बामर वेव, बोलते हैं बामर वेव। बट अगर नंबर ऑफ वेव्स होंगी, सभी N2 पर आ रही हैं, तो ठीक है, जितनी भी वेव्स सब N2 पर आते हैं, एक सीरीज बन गई, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। अब इसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए देखो N1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बामर के लिए N1 की वैल्यू आपकी हो गई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पर आएगी। और N2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 टू इनफाइनाइट, यानी N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट से इनफाइनाइट। ओके, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बामर सीरीज, इसी को बामर सीरीज बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी हम लोग एक निकाल लेते हैं, वेवलेंथ एक ही निकालेंगे। तो बामर के लिए अगर मैंने निकाल लिया, N3 से N2 पर आ रही, तो आप देख लेते हैं N3 से N2 पर आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो N2 हो जाएगा 3, N1 हो जाएगा 2। यहाँ पर पुट करो, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा आपका 9, एलसीएम हो जाएगा 36। एलसीएम क्या हो गया बेटा 36, और 36